बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ इंसुलिन सिंथेसिस। इंसुलिन सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनती है। हमने पढ़ा था कि बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज के अंदर रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्री प्रो इंसुलिन बनेगी। प्री प्रो इंसुलिन की क्लेवेज होती है और वो प्रो इंसुलिन में चेंज हो जाती है। प्रो इंसुलिन सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड होती है। उसके बाद जब प्रो इंसुलिन की क्लेवेज होती है तो इंसुलिन बन जाती है और सी पेप्टाइड बन जाता है। इंसुलिनोमा के अंदर और सल्फोनाइल यूरियास का जो यूज़ कर रहे होते हैं, इन दोनों कंडीशंस के अंदर प्री प्रो इंसुलिन क्लेवेज होके इंसुलिन और सी पेप्टाइड बनाती है। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं जब आप सल्फोनाइल यूरियास को यूज़ करते हो या फिर इंसुलिनोमा वाले पेशेंट्स में। जो पेशेंट्स एक्सोजीनस इंसुलिन ले रहे होते हैं, जो रिकम्बिनेंट इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनमें सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन प्रेजेंट होती है। तो यही डिफ्रेंशिएट करता है। अगर तो आपकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी तो उसमें सी पेप्टाइड सात होगा, मतलब इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ज़्यादा होते हैं इंसुलिनोमा के अंदर और सल्फोनाइल यूरियास के यूज़ की वजह से। और एक्सोजीनस इंसुलिन लैक करती है सी पेप्टाइड को। एक्सोजीनस इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता है। प्रो इंसुलिन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। प्रो इंसुलिन का क्लेवेज होता है तो हमें इंसुलिन और सी पेप्टाइड मिलती है। इंसुलिन बाइंड कर जाती है इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो टायरोसिन काइनेज उनकी एक्टिविटी होती है। इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और फिर जो ग्लूकोज की अपटेक कराती है आपके उन टिश्यूज़ के अंदर जिनके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक होती है ग्लूकोज की। तो जो ग्लूकोज अपटेक होती है वो कैरियर मीडिएटेड होती है। उसके लिए इंसुलिन के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कुछ टिश्यूज़ में, जिससे इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेकर जाती है। और इंसुलिन बाइंड करती है इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ और इंसुलिन रिसेप्टर्स की टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब है कि ये बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस करेगा। अब ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कराता है स्केलेटन मसल्स के अंदर और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। मतलब आपकी जो फैट्स होती हैं और जो आपके स्केलेटन मसल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज जो सेल्स के अंदर जाती है स्केलेटन मसल्स के और एडिपोज टिश्यूज़ के, वो इंसुलिन की हेल्प से जाती है। तो जो एडिपोज टिश्यू और जो स्टायरेटेड मसल्स या जो स्केलेटन मसल्स होते हैं उनके अंदर GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं। जो GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, वो GLUT4 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। जो GLUT1, 2, 3, 5 ये इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर हैं जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो GLUT4 होता है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके एडिपोज टिश्यूज़ में होता है। स्टायरेटेड मसल्स मतलब कि स्केलेटन मसल्स में प्रेजेंट होगा और एक्सरसाइज के अंदर GLUT4 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब बॉडी एक्सरसाइज कर रही होगी तो उसको ग्लूकोज भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो एक्सरसाइज के दौरान GLUT4 का जो एक्सप्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। GLUT4 रिसेप्टर्स एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, स्टायरेटेड मसल्स के अंदर होते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट GLUT4 रिसेप्टर्स के थ्रू एडिपोज टिश्यूज़ और स्टायरेटेड मसल्स में होती है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब है कि ये सब चीज़ों की सिंथेसिस करवाएगा। तो ग्लूकोज की अपटेक कराता है स्केलेटन मसल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर GLUT4 रिसेप्टर्स के थ्रू। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कराएगा। ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को ज़्यादा करता है। सोडियम की रिटेंशन कराती है इंसुलिन किडनीज़ के अंदर। जो इंसुलिन जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा कर देती है मसल्स के अंदर। सेलुलर अपटेक ऑफ पोटाशियम को ज़्यादा करती है और अमाइनो एसिड्स की अपटेक को भी ज़्यादा करती है। ग्लूकागॉन की रिलीज़ को कम करेगी और लाइपोलाइसिस को भी कम करती है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है लेकिन इंसुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। इंसुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस भी नहीं करती है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होती है। ये एनाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन की। ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कराती है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर और स्केलेटन मसल्स के अंदर GLUT4 रिसेप्टर्स के थ्रू। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराती है, टैग्स की सिंथेसिस कराती है, सोडियम की रिटेंशन को ज़्यादा करती है किडनी के अंदर, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराती है, सेलुलर अपटेक ऑफ पोटाशियम को ज़्यादा करती है, अमाइनो एसिड्स को ज़्यादा करती है। सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स भी ज़्यादा जाते हैं, पोटाशियम भी ज़्यादा जाता है। ग्लूकागॉन की रिलीज़ को भी कम करती है और लाइपोलाइसिस लिपिड्स की ब्रेकडाउन को भी कम करती है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर और इंसुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। अब जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT5 और SGLT1 और SGLT2 होते हैं।
GLUT1 रिसेप्टर्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, ब्रेन में होते हैं, कॉर्निया में और प्लेसेंटा में। ब्रेन में आरबीसीज के अंदर भी GLUT1 रिसेप्टर होता है, ब्रेन के अंदर, कॉर्निया के अंदर और प्लेसेंटा के अंदर। जो GLUT2 रिसेप्टर्स होते हैं वो बीटा आइलेट सेल्स के अंदर होते हैं, लिवर के अंदर होते हैं, किडनी के अंदर होते हैं और GIT ट्रैक के अंदर। GLUT2 रिसेप्टर्स GIT ट्रैक के अंदर हैं और GLUT5 रिसेप्टर्स भी GIT ट्रैक के अंदर होते हैं। जो GLUT3 रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन और प्लेसेंटा में हैं और GLUT1 रिसेप्टर्स भी ब्रेन और प्लेसेंटा में होते हैं। और जो GLUT5 रिसेप्टर्स होते हैं उसमें फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट होती है, ये स्पर्मेटोसाइट्स में भी होते हैं और GIT ट्रैक के अंदर भी होते हैं। अब जो SGLT1 और SGLT2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर कहते हैं, और ये किडनी के अंदर होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। SGLT1 और SGLT2 ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें सोडियम और ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट होती है, ये किडनी में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। GLUT5 फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये स्पर्मेटोसाइट्स में होते हैं, GIT ट्रैक के अंदर होते हैं। जो GLUT1 थे वो ब्रेन में भी हैं, प्लेसेंटा में भी हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हैं और कॉर्निया में हैं। जो GLUT2 हैं वो GIT ट्रैक के अंदर है और GIT ट्रैक के अंदर GLUT5 भी थे, साथ बीटा आइलेट सेल्स के अंदर GLUT2 रिसेप्टर्स होते हैं, लिवर के अंदर GLUT2 और किडनी में भी GLUT2 होते हैं। ब्रेन प्रेफर करता है ग्लूकोज को, लेकिन कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ करता है स्टारवेशन के दौरान। वैसे ब्रेन हमारा ग्लूकोज को ही यूज़ करता है, लेकिन अगर स्टारवेशन की कंडीशन होगी तो कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर सकता है। रेड ब्लड सेल्स ग्लूकोज को यूज़ करते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो इसलिए एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ग्लूकोज का। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं। ब्रेन भी हमारा ग्लूकोज को ही यूटिलाइज़ करता है, लेकिन अगर स्टारवेशन की कंडीशन होगी तो कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर सकता है ब्रेन। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिर्फ ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट जो ग्लूकोज अपटेक है ना, जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो कौन कौन से टिश्यूज़ के अंदर होती है, इसका निमोनिक है ब्रिक लिप्स। मतलब ब्रेन के अंदर, आरबीसीज के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, कॉर्निया में, किडनी में, लिवर में, आइलेट्स के बीटा सेल्स के अंदर, प्लेसेंटा में और स्पर्मेटोसाइट्स में। ये सारे वो हैं जहाँ पे GLUT1, GLUT2, GLUT3 एंड GLUT5 रिसेप्टर्स हैं। ये सब इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर्स होते हैं, इनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है ग्लूकोज की अपटेक के लिए। तो इसका बी से आ जाएगा ब्रेन, आर से आरबीसीज, आई से इंटेस्टाइन्स, सी से कॉर्निया, के से किडनी, एल से लिवर, आई से आइलेट्स ऑफ द बीटा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, पी से प्लेसेंटा, एस से स्पर्मेटोसाइट्स। इन सबको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है ग्लूकोज की अपटेक के लिए। अब इंसुलिन की रेगुलेशन कैसे होती है? जो ग्लूकोज है ना वो मेजर रेगुलेटर है इंसुलिन की रिलीज़ का। जाहिर सी बात है जो इंसुलिन की रिलीज़ का मेजर रेगुलेटर होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मेन रेगुलेटर है इंसुलिन की रिलीज़ का। इंसुलिन का रिस्पांस ज़्यादा आता है जब आप ऑरल या फिर आईवी ग्लूकोज लेते हो, क्योंकि जब आप ऑरली ग्लूकोज लोगे या फिर आईवी ग्लूकोज लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर इनक्रेटेंस में आपके ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड GIP, इनक्रेटेंस और GIP रिलीज़ होते हैं खाना खाने के बाद। और साथ ही साथ ग्लूकोज की जो होती है, ग्लूकोज की वजह से आपकी बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है पेंक्रियाज के अंदर। जब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होंगे, जब आप ऑरल ग्लूकोज लोगे या आईवी ग्लूकोज लोगे, तो जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है ग्लूकोज के लिए, और बीटा सेल से ही आपकी इंसुलिन ने बनना होता है। और इसी तरह से इनक्रेटेंस और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड रिलीज़ होता है खाना खाने के बाद, तो उसकी वजह से इंसुलिन का रिस्पॉन्स अब इंसुलिन का जो रिस्पांस होता है वो ज़्यादा हो जाता है जब आप आईवी ग्लूकोज लेते हो या ऑरल ग्लूकोज लेते हो, क्योंकि खाना खाने के बाद इनक्रेटेंस और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड रिलीज़ होता है और बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है ग्लूकोज के लिए जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होंगे, या जब आप ऑरल ग्लूकोज लोगे या आईवी ग्लूकोज लोगे। और इंसुलिन की रिलीज़ कम हो जाती है अल्फा 2 से, और बीटा 2 रिसेप्टर्स या बीटा 2 स्टिमुलेशन के थ्रू इंसुलिन की रिलीज़ ज़्यादा हो जाती है। जब बीटा 2 की स्टिमुलेशन होगी तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी, और जब अल्फा 2 की स्टिमुलेशन होगी तो इंसुलिन की रिलीज़ कम हो जाती है। अब ग्लूकोज एंटर करता है आपके बीटा सेल्स के अंदर, ATP जनरेट होती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से, पोटाशियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं जो कि सल्फोनाइल यूरियाज भी आपके पोटाशियम चैनल्स के ऊपर रिएक्ट करती हैं, और जो बीटा सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज हो
जाती है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इंसुलिन बाइंड करती है आपके रिसेप्टर्स के साथ, तो टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन होती है। अब टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन या जो टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म था, एक्टिविटी थी, उससे आपके दो पाथवे होते हैं। एक PI जिसे कहते हैं फॉस्फो इनोसिड, इसमें PI के पाथवे होता है जिसको फॉस्फो इनोसिटाइड 3 काइनेज पाथवे कहते हैं, या फिर रास या मैप काइनेज पाथवे। ये दो चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन से। अब जो आपको PI3 पाथवे होगा ना, वो क्या करेगा, आपके ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। और जब ग्लूकोज आपके GLUT4 रिसेप्टर्स के थ्रू आएगा तो आपके वेसिकल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर आपके क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो वेसिकल्स कंटेनिंग GLUT4, ठीक है। अब वो वेसिकल्स जो कि GLUT4 कर रहे थे वो आपके एंटर हो जाते हैं। ये होती है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। कि ग्लूकोज की अपटेक कैसे होगी कि जब इंसुलिन बाइंड करती है आपके रिसेप्टर्स के साथ, तो साथ ही आपके GLUT4 रिसेप्टर से ग्लूकोज अंदर एंटर हो जाता है। ग्लूकोज अंदर एंटर हो जाएगा और आपके वेसिकल्स के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएगा, जिनके अंदर GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन कैसे होती है। अब इंसुलिन की सिक्रीशन कैसे होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है ना, वो बीटा सेल से एंटर करता है। बीटा सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर करेगा और आपकी ATP जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। जाहिर सी बात है, जब ग्लूकोज आपका एंटर करेगा तो ATP जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब ATP बनती है, ATP बनेगी तो आपके पोटाशियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। ग्लूकोज एंटर हुआ सेल के अंदर, जब ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, बीटा सेल्स के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा तो ATP बनना स्टार्ट हो जाती है। अब जो ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ATP की वजह से पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और सल्फोनाइल यूरियाज भी इन्हीं पोटाशियम चैनल्स के ऊपर एक्ट करती हैं। उसके बाद क्या होगा, जब पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाएगा तो आपकी मेम्ब्रेन की, बीटा सेल्स की मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइज हो जाती है, क्योंकि पोटाशियम अब नहीं आ रहा है, तो जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी। मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन के बाद आपके जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो आपके सेल्स के अंदर, बीटा सेल्स के अंदर कैल्शियम आ जाएगा। जब बीटा सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल्स ज़्यादा होंगे तो इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम आने की वजह से इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्या हुआ कि ग्लूकोज आपके बीटा सेल्स के अंदर गया, वहाँ से ग्लाइकोलिसिस हुई, ATP बनी, ATP से क्या हुआ कि उसने ATP ने एक्ट किया आपके पोटाशियम चैनल्स के ऊपर, पोटाशियम चैनल्स को क्लोज कर दिया। जब पोटाशियम चैनल क्लोज हो गए तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से आपके इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस होना स्टार्ट होगी। मतलब इंसुलिन आपके बीटा सेल से निकल गई और बीटा सेल से निकल के वो फिर बाद में आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है।